एक रिक्शा चलाने वाली लड़की बन जाती है पुलिस दरोगा। दोस्तों, रिक्शा चलाते वक्त उसको कैसा कैसा काम करना पड़ा था, तब जाकर वह दरोगा बनी थी। कैसी कैसी आफतें उसने झेली, कैसे कैसे लोगों से उसकी मुलाकातें हुआ करती थी, पूरी जानकारी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखा करें। इन वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटती है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के अंदर। सुषमा नाम की एक लड़की, जो कि इकलौती बेटी अपने माता पिता की, और वह पढ़ाई लिखाई में खूब होशियार है। फिलहाल 12वीं क्लास में पढ़ रही होती है। माता पिता हैं उसके, और जो पिता होते हैं वह रिक्शा चलाया करते हैं। अब क्या होता है, 12वीं क्लास का रिजल्ट आता है और 12वीं क्लास के रिजल्ट में वह टॉप कर जाती है ज़िले में। तो उसका जो पिता होता है मिठाइयाँ बांटता है इसी खुशी में कि मेरी बेटी ने पढ़ाई में टॉप किया है। अब तो दोस्तों, जो लड़की थी वह पढ़ना लिखना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। बाबा से भी कहा करती, बाबा मैं सरकारी अफसर लग कर दिखाऊंगी तुम्हें। इतने में उसकी माँ की मौत हो जाती है किसी बीमारी के चलते। अब तो बेटी के सारे सपने टूट जाते हैं, क्योंकि पिता अकेला रह गया है। अब तक जब माँ थी तो घर पूरा भरा भरा सा लगता था, लेकिन अब तो माँ और बेटी रह जाते हैं। मगर दोस्तों, अब भी वह तैयारी कर रही थी, पढ़ाई लिखाई कर रही थी। बीए में एडमिशन उसने ले लिया था, ग्रेजुएशन में। पर सुषमा अब यहाँ पर बार बार कहती है पापा से, पापा चिंता मत करो, कुछ दिन की बात है, मैं कोई ना कोई नौकरी पकड़ लूँगी। मगर दोस्तों, जो पिता होता है वह सुषमा को पढ़ा रहा होता है, और उसको पढ़ाने के लिए रिक्शा चलाया करता, रात दिन घर का गुजारा करता, खाने पीने की चीज़ों का इंतज़ाम करता और बेटी की फ़ीस का इंतज़ाम करता। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर मामला चल रहा होता है। उसके बाद आस पड़ोस के लोग उसके पिता से कहने लगते हैं कि यार तू ये बता, तू अकेला रह गया है और तुम्हारी बेटी है तुम्हारे साथ, और अगर तुमको कुछ हो गया कल को, रिक्शा चलाते हो रोड पर, तो तुम्हारी बेटी अकेली रह जाएगी, तो इसकी शादी कर दे। तो उसके बाद जो पिता होता है काफ़ी लड़के ढूंढता है और अपनी बेटी से कहता है कि मैं तुम्हारी शादी करूँगा बेटी अब। लेकिन बेटी कहती है बाबा मैं तो पढ़ना चाहती हूँ। मगर पिता कहता है बेटी देख, लोग ये कहते हैं, जो लोग कहते हैं वो सही है, मैं भी कहना चाहता हूँ, कल को मेरे रिक्शे का एक्सीडेंट हो जाए या फिर मैं मर जाऊं या फिर मैं ना रहूं इस दुनिया में, तो तुम अकेली हो जाओगी, कहाँ जाओगी, कोई सहारा नहीं देगा। इससे पहले मैं तुम्हारा घर बसाऊंगा और उसके बाद मुझे कुछ भी हो जाए मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब तो यहाँ पर बेटी रोने लगती है, क्योंकि पिता की मजबूरी को भी समझ रही थी, लेकिन उसको पढ़ना भी था। अब बेटी हाँ में हाँ भर देती है, ठीक है पापा जो तुम्हारी मर्जी। और उसके बाद दोस्तों एक लड़का देखा जाता है जिसका नाम होता है सुरेश। सुरेश मिलता है, तो सुरेश से जब शादी की बात की जाती है तो जो बिचौलिया होता है, सुरेश बिचौलिया से कहता है कि जिस घर में वो लोग रहते हैं उस घर को दहेज में देना होगा, तब मैं शादी करूंगा। बिचौलिया आकर इस लड़की के पापा से कहता है, तो जो पापा होता है वह सोचता है कि अब सब कुछ बेटी का है तो बेटी ले जाएगी, क्या दिक्कत है। मगर लड़की को जब ये बात पता चलती है कि दहेज में होने वाला पति हमारे इस पुश्तैनी मकान को मांग रहा है, तो उसके बाद बेटी जो होती है बिल्कुल मना कर देती है शादी से, कि मैं अब शादी नहीं करूंगी। जो इंसान लालची है वो पीछे तक लालची ही रहेगा, और फिर उसके बाद उसकी कोई डिमांड होगी तो हम कैसे पूरी करेंगे। अब तो वह मना कर देती है और कहती है पापा मैं अभी पढ़ाई लिखाई करूंगी और उसके बाद में नौकरी लगूंगी, तब मेरी शादी कर देना, कोई लड़का ढूंढ लेंगे। अब जब बेटी ने मना कर दिया तो जो पिता होता है वह गुमसुम सा रहने लगता है, ज़्यादा सोच विचार करने लगता है और उसका दिमाग का बीपी बढ़ने लगता है, और एक तरह से मतलब उसको बीमारी ने घेर लिया होता है, उसको लकवा मार जाता है, हाथ पांव चलना बंद हो जाते हैं और ज़बान थोड़ी थोड़ी चलती है। तो इस तरह से उसको लकवा मार जाता है। बेटी को कॉलेज में ही पता चलता है तो दौड़ कर आती है, उसकी सहेलियाँ भी थी। पिता को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। वहाँ पर ये कहती है लड़की कि आप डॉक्टर साहब आप इलाज की चिंता मत करिए, मेरे पापा को सही कर दीजिए। और ये सोचती है कि मैं अब पुश्तैनी घर को बेच करके अपने पापा को का इलाज करवा दूंगी, और उसके बाद फिर हम देख लेंगे जो भी कुछ होगा, हम किराए पर रह लेंगे। मगर डॉक्टर कहता है कि देखो ये जो बीमारी है ऐसे इसमें जल्दी कुछ नहीं होता है, हम दवाइयाँ दे देंगे, महंगा ज़्यादा इलाज नहीं है, उनको खिलाते रहना और कुछ एक्सरसाइज वगैरह करवाना, ये 1 साल के अंदर अंदर सही हो जाएंगे, इतना ज़्यादा लेवल पर लकवा नहीं हुआ है। अब तो बेटी को तसल्ली सी आती है, उसके बाद पापा घर ले आती है। घर लाने के बाद देखभाल करती रहती है, लेकिन दोस्तों कमाने वाला पापा था, अब लड़की कहाँ से लाए कमा करके। तो इनके घर में खाने की भी लाले पड़ने लगते हैं, बहुत परेशानी हो जाती है। अब तो बेटी सोच विचार कर रही थी कि अब क्या होगा, कैसे होगा। और उसके बाद बेटी आंगन में अपने पापा का
जो ऑटो होता है उसको खड़ा हुआ देखती है और उसके बाद ऑटो चलाने का फैसला ले लेती है। पिता को जाकर बताती है कि पापा मैं ऑटो चलाऊंगी। पिता मना करता है, कहता नहीं बेटी ये तुम्हारे लायक काम नहीं है, बहुत गलत काम है। लेकिन बेटी जिद पर अड़ जाती है तो पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरी बेटी को जाना पड़ रहा है मेरी वजह से। लेकिन करे भी तो करे क्या, बेटी अब रिक्शा चलाने लगती है। सुबह कॉलेज जाया करती, शाम को कॉलेज से थोड़ी जल्दी आ जाया करती और जल्दी आकर के रिक्शे को लेकर के बाहर निकल जाया करती और 100 से 400 रुपये कमा करके घर में लाया करती, जिससे उनका भरण पोषण हो रहा था और कुछ दवाइयों के लिए पैसे इकट्ठे हो जाया करते। अब कॉलेज वालों को पता चलता है तो कॉलेज के प्रिंसिपल ने उसकी फ़ीस माफ़ कर दी होती है कि लड़की इतनी मेहनत करके फ़ीस कैसे भरेगी। तो कॉलेज वालों ने सहारा दिया, यार दोस्त थे, सहेली थी, लड़के थे, दोस्त थे, वो भी सहारा देते हैं, थोड़े बहुत पैसे भी उसको दे दिया करते हैं कि हमारा पैसा तुम्हारे काम आ जाएगा, बहुत बड़ी बात है, पापा तुम्हारे बीमार हैं। अब तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता, लड़की रिक्शा चलाया करती और लड़की रिक्शा चलाते चलाते जैसे कोई ग्राहक नहीं आया करता तो वहीं पर अपना पढ़ाई लिखाई कर लिया करती, किताब निकाल कर उसको पढ़ लिया करती। उसमें टॉपिक वाइज उसने बांटा हुआ था तो वह सोच कर जाती थी कि भाई आज मुझे 10 टॉपिक क्लियर करने हैं रिक्शा चलाते चलाते। और दोस्तों जब लगन होती है ना, जब इंसान कर ही लेता है, टॉपिकों पर निशान लगा दिए थे पेन के और जैसी थोड़ी बहुत फुर्सत मिलती तो उसमें एक टॉपिक क्लियर कर लिया और जैसे कोई रिक्शा पर मतलब जो सवारी होती है वो आ जाता है तो फिर उसके बाद वो उसको इधर उधर छोड़ देती है। इस तरह से 8-10 टॉपिक में रोज़ की क्लियर कर लिया करती थी और उसकी धीरे धीरे पढ़ाई बहुत ज़ोरों पर चल जाती है। और जब ऐसी परिस्थिति में इंसान होता है ना, दिमाग सुन्न हो जाता है और दिमाग सीधा काम करता है कि हम मजबूर हैं, हम गरीब हो चुके हैं, हमें करना होगा कुछ ना कुछ, तो दिमाग ज़्यादा काम करता है। ये दिमाग काम भी उन लोगों के कम करते हैं जो लोग घर में आराम से खाली बैठे रहते हैं, माँ बाप कमाने वाले होते हैं, बच्चों पर कोई आक्षेप नहीं आने देते हैं, तो उन लड़के लड़कियों के दिमाग थोड़ा कम ही चलते हैं। लेकिन जिसके ऊपर गाज गिरती है, जिनके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूटते हैं, उनके दिमाग अपने आप बहुत तेज चलने लगते हैं। कहते हैं ना, अकल ठोकर खाने से आती है, बादाम खाने से नहीं आती है। अब तो लड़की पढ़ते पढ़ते लड़की अब पुलिस का एग्ज़ाम निकलता है, पुलिस की जो वैकेंसी होती है उसमें वो वैकेंसी को फिलअप कर देती है और उसके बाद तैयारी करती है और एक ही बार में वह दोस्तों उस एग्ज़ाम को क्रैक कर देती है और वह दरोगा बन जाती है, सब इंस्पेक्टर। अब तो बहुत खुशी का माहौल है, पापा को बताती है, रिजल्ट आता है, आस पड़ोस के लोग बधाइयाँ देने के लिए आते हैं, सभी लोग बड़े खुश हैं, लड़की भी बहुत खुश है और उसके बाद लड़की की ज्वाइनिंग हो जाती है और अब उनका जीवन अच्छे से कटने लगता है और उधर अपना कार्यभार वह संभाल लेती है। पिता को तसल्ली देती है, लेकिन पिता अभी भी रिक्शा चलाते हैं और रिक्शा चलाते चलाते अपना खर्चा निकाल लिया करते हैं। दोस्तों इसी तरह से समय गुजर रहा था। बेटी मना भी करती है, पापा आप रिक्शा मत चलाओ, लेकिन पिता कहता है बेटी कल को तू मुझे छोड़कर चली जाएगी, तब भी तो मुझे रिक्शा ही चलाना पड़ेगा, क्यों मेरा रिक्शा छुड़वाती हो, अच्छा हाथ पांव काम करते रहते हैं। अब बेटी इस बात को सुनती है तो उसके मन में गहरे विचार आ जाते हैं कि हाँ ये बात तो सही है पापा की, कल को मेरी शादी होगी तो पापा को छोड़ना पड़ेगा और अकेले रह जाएंगे, रिक्शा चलाएंगे। अब लड़की कुछ और सोचने लगती है दिमाग में। तभी उसके ऑफिस में एक केस आता है, उसमें एक लड़की अपने पति के ऊपर दहेज प्रताड़ना का केस लगा रही थी, तो उसके पति को बुलाया जाता है और उसका पति वही लड़का था जिसके साथ इस लड़की सुषमा की शादी होने वाली थी, जिसने घर मांगा था दहेज में, पुश्तैनी मकान। अब तो उसके ऊपर उसकी पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का केस डाल दिया था, क्योंकि वह वहाँ पर भी दहेज मांग रहा होगा अपनी पत्नी से, उसकी शादी जिस दूसरी लड़की से हुई होगी। तो दोस्तों अब वह लड़की बहुत खुश होती है कि चलो जैसी करनी वैसी बननी, और उसके बाद अपनी पिता की बात को वह ध्यान में रखे हुए थी और फिर उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। लड़के जो कि उसके साथ ही था, वह भी सब इंस्पेक्टर था, उससे प्रेम प्रसंग बढ़ता है और उसके बाद वह दोनों शादी करने का प्लान बनाते हैं। लेकिन ये लड़की शर्त रख देती है उसके सामने कि मेरे पापा मेरे घर में ही मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि मेरे पापा का कोई नहीं है, बुढ़ापे का शरीर है, रिक्शा चलाएंगे, कहाँ मारे मारे घूमेंगे, मैं अपने पापा की परवरिश अपने से करूँगी, अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो भैया दुल्हन हो, सब इंस्पेक्टर हो, तो उसका पापा भी साथ में आ जाए तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, एक कमरा उसको भी दे दिया जाएगा। तो अब ये बुजुर्ग आदमी उसी के साथ वहाँ पर रहता है, अच्छे से, कोई परेशानी नहीं है, फिलहाल तक अच्छे से रहते हैं और मज़े से ज़िंदगी गुजर रही है उनकी। तो आप क्या कहना चाहते हो दोस्तों इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। छोटी सी कहानी थी मगर बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही सही कहानी थी। इससे पता चलता है कि मुसीबत के टाइम में इंसान को धैर्य नहीं खोना चाहिए। लड़की अगर हिम्मत हार जाती तो पढ़ाई भी छोड़ देती और
पापा की बीमारी की वजह से, और कुछ लड़कियां ऐसी भी तो होती हैं गंदे धंधों में उतर जाती हैं, और फिर पता है क्या बहाना लगाती हैं और क्या करती, मैं महिला थी और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज प्रेशर हो गया था, बाबा बीमार हो गया था, उसका इलाज कहाँ से करवाती, खाती कहाँ से, तो मजबूरी में इस धंधे में उतरना पड़ा। भैया इस लड़की के सामने भी तो मजबूरी थी, ये तो नहीं उतरी गंदे धंधे में। तो ये सिर्फ उन लोगों के, लड़कियों के बहाने होते हैं। एक मैंने इंटरव्यू सुना था, एक लड़की है कोई पॉपुलर कोई शायद फेमस स्टार वगैरह है, मैं नाम नहीं जानता हूँ उसका, उसने मतलब रील में कहा था कि बच्चों को पालने के लिए मुझे गलत रास्ते पर चलना होगा तो मैं चलूँगी। भैया वो बच्चे के लिए नहीं चल रही, उसके अंतर्वासना के बुलबुले उठ रहे हैं, उसको खुद गंदी रास्ते पे चलना है, बच्चे का तो बहाना लिया जा रहा है। वरना तो बच्चे कई बच्चे औरतों ने ऐसे पाल दिए, मेहनत मजदूरी करके, एक आदमी के साथ भी गलत संबंध नहीं बनाए और अपने जीवन में प्योर रहीं, बिल्कुल पवित्र रहीं, और बच्चों को पाला, बड़ी बड़ी शिक्षा देकर बड़ी बड़ी पोस्टों पर पहुँचाया। ये क्या बात थी भाई, बच्चे पालने के लिए मुझे गंदे रास्ते पर चलना पड़ा तो चलूँगी। ऐसी औरतें नई पीढ़ी को गंदी राह दिखाती हैं कि भाई बस बच्चे पालने पड़ गए तो गंदे रास्ते पर चल के पालोगे। भैया बहुत काम है, समाज के अंदर, दुनिया के अंदर बहुत ऐसी नौकरियां हैं, उनसे भी बच्चे पाले जा सकते हैं। अब इस लड़की ने अपने पापा का इलाज करवाया और 1 साल के बाद इसके पापा का जो मतलब तबीयत है वो सही हो जाती है, खड़े हो जाते हैं और वह अपना रिक्शा खुद संभाल लेते हैं। और अब वह पापा जो होते हैं, जो खुद संभाल लेते हैं, उसके बाद बेटी ऐसे लड़के से शादी करती है जो अपने साथ इसको वहीं पर घर पर ले जाते हैं और अच्छे से अब रहते हैं। तो भैया ऐसी भी बेटियाँ होती हैं, थोड़ा यहाँ भी सोचना चाहिए। तो यह तो अपनी अपनी नीयत के हिसाब से अपने अपने कर्म होते हैं इंसान के। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा। हमारे साथ रतनलाल शर्मा हैं और मुनमुन श्रीवास्तव जी लगातार कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, धीरज बर्नवाल कमेंट करते हैं, लोकेश नागर कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से, देवेंद्र कुमार कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, ताराचंद शर्मा कमेंट करते हैं, ताजिल रहमान, नाइस स्टोरी भाई जी, डोंट नो वाई पीपल किल एंड एंडिंग इन जेल। जी बिल्कुल जी, मारने के बाद जेल में ही होते हैं लोग। उसके बाद प्रवीण बघेल दोबारा से बिंदेश कुमार कमेंट करते हैं, कुमार सोनू हैं, कपिल देव प्रजापति हैं, रविंद्र भदौरिया, और उसके बाद दोस्तों हमारे साथ हैं सूरज डीओ फिजी से, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, और राधे श्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से, मोनू जैन कमेंट करते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, और जी दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, छगनदास खाड़ाबंद राजस्थान से कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।